हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम कर रहे हैं सेट 2। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, जीवों में लैंगिक प्रजनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह जनन के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है। यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है। यह केवल एक जनन का ही डीएनए संतति में पारित करता है। यह संतति में दो मादा और पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। तो लैंगिक प्रजनन की सही विशेषता है, यह संतति को दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? प्रोह, प्रवाहक, चूसक या प्रतांत? तो मटर का पौधा चढ़ने के लिए किसका, टेंड्रल्स, प्रतांत का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? संगठे का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए, गेंद का त्वरण बढ़ाने के लिए, गेंद का संवेग कम करने के लिए, गेंद पर कार्यरत बल को बढ़ाने के लिए। तो गेंद, जो क्रिकेटर गेंद को अपने हाथों को पीछे करता है, उसका मुख्य कारण होता है कि संगठे का टाइम है जो घट जाए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल क्या हो जाए, कम हो जाए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। जंतुओं के संयोजी ऊतक में वसा कोशिकाएं लोब्यूकल्स में व्यवस्थित होती है, जो कि विभाजन द्वारा पृथक होती है। कोलेजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा, पीत तंतु और लसिका के द्वारा, कंकाल तंतु और कंडारा के द्वारा, और रेटिकुलर तंतु और प्लाज्मा के द्वारा। तो संयोजी ऊतक में वसा कोशिका किसके कारण विभाजित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलेजन और इलास्टिन तंतु के कारण। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किसमें अपन नहीं करते हैं? नियमित श्रवण परीक्षण में, धात्विक ब्लॉकों में दरार का पता लगाना, वस्तुओं की सफाई, या मेडिकल इमेजिंग में। तो देखो, अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं धातु के ब्लॉकों को में दरार का पता लगाने के लिए भी करते हैं, धातु की सफाई के लिए भी करते हैं, और मेडिकल इमेजिंग मतलब अपना जो अक्सर है उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग नियमित श्रवण परीक्षा में, जो हमारे जो डेली लाइफ में जो सुनते हैं, उसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। धातुओं का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो मतलब जो अपन बोलते हैं ना धातुओं का संरक्षण, जिसमें धातुएं खराब हो जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है? कौन सी प्रक्रिया है वो? धातु अपना रंग स्थायी रूप से बदल लेती है। धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। अम्लों के साथ अभिक्रिया के कारण धातुओं का भार बढ़ जाता है। धातुएं निम्न तापमान पर पिघल जाती है। तो जो संरक्षण का मुख्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? प्रत्येक विशेषक तीन जनकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक विशेषक एक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं, या प्रत्येक विशेषक एक कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो मेंडलीव का बताया था कि वंशागति किन के द्वारा, दो कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ने का परिणाम है? गैस का वाष्पन, गैस की गतिज में वृद्धि, अंत अंतःकरण स्थान में वृद्धि, और अंतःकरण स्थान में कमी। तो गैसों पर दाब पड़ता है तो कौन कौन सा है? देखो, गैसों का वाष्पन नहीं हो सकता, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अंतःकरण स्थान में वृद्धि, है जो जब हम गैसों को दबाव लगाते हैं तो उनके स्थान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे गैस सिलेंडर भरा जाता है तो उसकी कारण क्या, उनकी जो जो भी है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमारे को जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस सोल्व करते हैं। तो देखो, हमारे को दिया गया है एच का मान 78.4 मीटर, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक जो हमारा समीकरण होता है एस बराबर एक यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, उसमें अगर मान करते हैं यू का मान 0 हो जाएगा। तो वैसे हाइट निकालने का डायरेक्ट सूत्र ये दे रखा है अपन को, एच बराबर 1/जी टी स्क्वायर। तो यहाँ सबका मान रख देंगे। एच का मान 78.4 इक्वल टू 1/2 इंटू जी का मान कितना दे रखा है 9.8 और टी स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो टी का मान क्या जाता है 4 सेकंड। तो 4 सेकंड इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? वर्षा जल संचय, जल ग्रहण प्रबंधन, खाद और रासायनिक छिड़काव, ड्रिप सिंचाई और फसल चक्रण और स्प्रिंकल सिंचाई और जुताई। तो नई पहल का हिस्सा है वर्षा जल संचय और जल ग्रहण प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। देखो प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब लंबाई क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो जब लंबाई दोगुनी दी तो एल बराबर 12 रख देंगे, और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल का देखो ये रहा, अब क्षेत्रफल ए बाई 2 कर दिया जाए तो इसे सोल्व करेंगे तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा अपना। तो राइट आंसर क्या होगा, मूल का 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से रासायनिक ऊर्जा के उष्मा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? रासायनिक ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण, विद्युत से चलने वाली मोटर नहीं, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें करती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सौर कुकर से भोजन गर्म करना, तो ये तो क्या है, उष्मा ऊर्जा को वापस उष्मा ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता है। बैटरी द्वारा बल्ब जलना और लकड़ी का जलना, देखो बैटरी द्वारा जब बल्ब जलता है तो ये भी हो सकता है, और ये लकड़ी का जलना भी हो सकता है, बट ये उष्मा का पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी का जलना। 40 ए आर 18 और 40 20 सी ए का युग्मन है, समस्थानिक है, सम न्यूट्रॉनिक्स है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स है और सम भारिक है। तो ये क्या है, इनका क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है दोनों का सेम है, तो परमाणु द्रव्यमान जिनको सेम होता है उनको क्या कहता है, समभारिक कहा जाता है। जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। और जिनमें इनका जो अंतर सेम होता है उनको क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समभारिक, ऑप्शन नंबर डी। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? जाइलम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया है, जाइलम के माध्यम से जल चालन प्रारंभ हो गया है, फ्लोएम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण प्रारंभ हो गया है, या जाइलम के माध्यम से जल का चालन अवरुद्ध हो गया है। देखो जाइलम और फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। जाइलम जाइलम मतलब जल, तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है कि जो पानी है पौधों में उसका संचय करना, और फ्लोएम ही क्या ना फल, तो फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है भोजन का संचय करना। तो फ्लोएम का तो कोई कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि जाइलम के बारे में पूछा है इसको, पौधा मुरझा गया, तो फ्लोएम के माध्यम से भोजन प्रारंभ होना, भोजन प्रारंभ कैसे होगा, जब क्या हो गया, पौधे को काटकर फेंक दिया, तो ये तो आंसर क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपना। अगले बात करते हैं ऑप्शन नंबर है कि अब जाइलम तो जल के करता था, यहाँ भोजन नहीं दे रखा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपना। जाइलम के माध्यम से जल चालन प्रारंभ हो गया, जब उखाड़ कर फेंक दिया तो जल का जो जो जल जब पहुंचेगा किसे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया। कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसकी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसकी जो चतुष्फलक और संकलन दोनों ही प्रकार की ये क्या दर्शाता है, गुण दर्शाता है, जिसके कारण इसके सबसे अधिक यौगिक बनते हैं कार्बन के, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा राइट आंसर। अप अयस्क से उप अयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली वह प्रक्रिया किन गुणों के अंतर पर आधारित होती है? केवल भौतिक गुण, रासायनिक या भौतिक गुण, केवल रासायनिक और अपवर्तनांक के द्वारा। तो जब हम अप अयस्क में से अयस्क हटाते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर इसको अलग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच समानता क्या है? तो इस दोनों के बीच में समानता क्या है कि सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और इसकी इकाई के संदर्भ में सही है? आयतन घन सेंटीमीटर, दाब न्यूटन, तापमान कैलोरी और घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखो ऐसा इसमें पूछा है कि मापीय गुण कौन सा, तो आयतन को मापते हैं अपन घन मीटर सेकंड में नहीं, घन सेंटीमीटर में नहीं, घन मीटर में मापते हैं, मीटर क्यूब बोलते हैं उसे। ओके, ताप के लिए पास्कल का यूज होता है, तापमान के लिए किसका यूज होता है, तापमान के लिए केल्विन का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर।
खुरदरे परस्पर ब्लॉक को धकेलने के लिए 3 चरणों में बल का स्थिति क्या होगी? देखो, खुरदरे फर्श पे जब हम ब्लॉक धकेलते हैं तो जब इस पे धक्का मारते हैं तो ये स्थिर होता है, तो ये क्या होगी? संतुलित अवस्था होगी। जब ये आगे खिसकता है तो ये दूसरी कैसी होगी? असंतुलित अवस्था, क्योंकि आगे जा रहा है। और फिर जब ये चलता ही चलता है तो ये क्या हो जाती है? संतुलित अवस्था हो जाती है। तो क्या होगा? संतुलित, फिर असंतुलित, फिर संतुलित। तो कौन सा है इनमें? संतुलित, असंतुलित और संतुलित। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अपना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यह प्रकाश को नहीं मोड़ता है, यह हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है, ये किरणों को दूर फैलाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समानांतरण किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक क्यों माना जाता है? तो प्रोपेन से जल हटाना, NaO से जल हटाना, अमोनियम से जल हटाना या ग्लूकोज से जल हटाना। तो सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक क्यों माना जाता है? क्योंकि ग्लूकोज से क्या हटा देता है? जल को हटा देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक कोशिकीय जीव का दो समान कोशिकीय जीव में विभाजन क्या कहलाता है? एक कोशिकीय जीव किसमें बदल रहा है? दो समान कोशिकीय जीव में। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बाइनरी द्विविखंडन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? कोशिका भित्ति जंतु कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के बाहर या जंतु कोशिका के बाहर। देखो, कोशिका भित्ति हमेशा ही पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और पादप कोशिका में कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। तो पादप कोशिका के बाहर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किन कारकों की वृद्धि से प्रतिरोध बढ़ता है? देखो, प्रतिरोध का तो हमने क्या लिखा था? आर बराबर, सॉरी, प्रतिरोध का क्या रखा था? आर बराबर रो अपॉन एल अपॉन ए। तो प्रतिरोध की वृद्धि कैसी होती है? चालन का तापमान, बिल्कुल, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये तो सही है। चालन की लंबाई, बिल्कुल, अगर हम इसकी लंबाई जैसे 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो इससे भी प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, देखो, अगर ए का मान बढ़ा देंगे, ए का मान अगर 2a कर दिया तो ये तो क्या है? बटा के अंदर है। तो 2a इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसके क्या होगा? ये प्रतिरोध को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार वस्तु की स्थिति क्या होती है? मतलब जो लेंस में या दर्पण में वस्तु की सही स्थिति क्या होती है? दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर या धनात्मक दूरी। तो वस्तु की हमेशा ही इस स्थिति क्या होती है? बाईं ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम ऐसे ही और बाकी सेट भी कराते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी न्यू न्यू क्लास ऑनलाइन है, पहले तो ऑफलाइन कराते थे हम। तो धन्यवाद।